ट्रांजिस्टर के डिफरेंट मोड्स, डिफरेंट रीजन्स हमने स्टडी किए हैं और अब बात आती है स्टेबलाइजेशन की। अनस्टेबिलिटी क्यों होती है, कैसे होती है, पहले इसको समझना ज़रूरी है, उसके बाद हम स्टेबलाइजेशन की बात करेंगे। उससे पहले मैं दो तीन टर्म्स आपको और बताना चाहता हूँ। अल्फ़ा, बीटा और गामा। अल्फ़ा, बीटा और गामा हैं क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन जनरली हम यूज़ करते हैं एम्पलीफिकेशन के लिए। जहाँ भी एम्पलीफिकेशन का काम होगा आप कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन यूज़ करोगे। कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन यूज़ करते हो आप बफरिंग के लिए, जहाँ आपको सिस्टम के अंदर आउटपुट मतलब आउटपुट लेनी है और आपको उसको इम्पीडेंस या जो लोड लगाओगे आप उसके इंडिपेंडेंट बनाना चाहते हो आप, मीन्स उसके ऊपर डिपेंड ना करे। आप जो लोड ले रहे हो, मैंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया था, जो आप लोड लगा रहे हो उसका रेजिस्टेंस कितना होता है, उसका इम्पीडेंस कितना होता है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको आउटपुट वोल्टेज कितनी मिल रही है, उसके ऊपर डिपेंड करता है यदि सिस्टम प्रॉपरली बफर्ड नहीं है तो इसलिए हम क्या करेंगे कि कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन वहाँ यूज़ करेंगे सो दैट जो आपका सर्किट है वो इसके इंडिपेंडेंट हो जाए कि कि आउटपुट जो है वो इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करे कि लोड कितना लगा हुआ है, ये ना रहे। ये दिस इज़ नॉट ए गुड थिंग कि आप रेजिस्टेंस वेरी करो, आउटपुट में रेजिस्टेंस वेरी करो और आपकी वोल्टेज जो आउटपुट वोल्टेज वो वेरी कर जाए। दिस इज़ नॉट ए गुड थिंग। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए क्या है, हम बफर यूज़ करते हैं। तो कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन एज ए बफर यूज़ होती है। मैं दोबारा रिपीट कर दिया मैंने यहाँ। तो ये इस मैंने कॉमन कलेक्टर का यूज़ बताया था। कॉमन बेस रेयरली यूज़ होता है। तो अल्फ़ा, बीटा, गामा की जो मैं बात करता हूँ तो अल्फ़ा है करंट गेन फॉर कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, बीटा है करंट गेन फॉर कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन और गामा है करंट गेन फॉर कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। इनके आपस में रिलेशनशिप भी होते हैं, लेकिन अभी इतना टाइम नहीं है कि हम उसको डिस्कस करें। थोड़ा सा मैं दो चीज़ों के बारे में बता देता हूँ कि जो बीटा है, करंट गेन का मतलब समझ ही गए होगे आप, आउटपुट करंट डिवाइड बाय इनपुट करंट। यदि मैं कॉमन बेस की बात करूं तो कॉमन बेस के अंदर आउटपुट करंट कलेक्टर के ऊपर है और इनपुट करंट एमिटर के ऊपर है, तो आई सी बाई आई ई। यदि मैं बीटा की बात करूं, बीटा है करंट गेन फॉर कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, तो उसके अंदर आउटपुट कलेक्टर के ऊपर है और इनपुट बेस के ऊपर है, तो आई सी बाई आई बी ये कॉमन बेस के ऊपर हो गया। और कॉमन एमिटर के लिए हो गया। और गामा है वो मैंने बताया था कॉमन कलेक्टर के लिए। और कॉमन कलेक्टर के अंदर क्या होता है, जो आउटपुट है वो कलेक्टर के ऊपर है और जो इनपुट है वो कॉमन कलेक्टर में आउटपुट जो है वो एमिटर के ऊपर है और जो इनपुट है वो बेस के ऊपर है। तो वहाँ हो जाएगा आई ई बाई आई बी। तो मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ कि कॉमन बेस के अंदर होगा आई सी बाई आई ई और कॉमन एमिटर के अंदर होगा आई सी बाई आई बी, ठीक है। और कॉमन कलेक्टर के अंदर होगा आई ई बाई बेस पे इनपुट है तो आई बी, ठीक है। ये इसका अल्फ़ा, बीटा और गामा है। तो ये जो बीटा की जनरली हम बात करेंगे, क्योंकि जब भी हम एम्पलीफिकेशन की बात करते हैं तो हम कॉमन एमिटर की बात करते हैं, तो अब हम बीटा की ही बात करेंगे आगे। देखिए, सबसे पहले तो स्टेबलाइजेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है, अनस्टेबिलिटी क्यों होती है, या मैं ये कहूँगा कि बाइसिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है। बाइसिंग की ही बात आती है, जब हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो हम कहेंगे बाइसिंग करेंगे हम। तो स्टेबिलिटी बनाने की क्यों ज़रूरत पड़ी, सिस्टम अनस्टेबल क्यों होता है, सबसे पहले ये क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहली चीज़ इसके अंदर ये है कि जो सिस्टम अनस्टेबल क्यों होता है उसका रीज़न मैं बता देता हूँ कि आपका जो सिस्टम है वो हम बीटा जो है ना वो अनस्टेबल होता है। क्यों बीटा अनस्टेबल होता है, क्योंकि जो करंट होता है
ट्रांजिस्टर के अंदर जो करंट होता है, स्पेशली जो मैं बीजेटी की बात करूं तो उसका नाम से ही रिप्रेजेंट होता है कि बाई पोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। इट मीन्स कि उसके अंदर जो करंट होगा वो बाईपोलरिटी के कारण होगा, मीन्स वो मेजोरिटी के कारण भी होगा और माइनॉरिटी के कारण भी होगा, दोनों के कारण होगा। तो आप जानते हैं कि यदि टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो माइनॉरिटी कैरियर्स इंक्रीज होते हैं। यदि आपने सेमीकंडक्टर फिजिक्स या सेमीकंडक्टर का कंसेप्ट पढ़ा है तो जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो माइनॉरिटी कैरियर्स इंक्रीज होंगे। माइनॉरिटी कैरियर्स इंक्रीज होने के कारण क्या है कि माइनॉरिटी कैरियर्स के कारण भी करंट इंक्रीज होना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो यदि ये इंक्रीज होगा तो क्या होगा कि करंट गेन जो बीटा है वो चेंज हो जाएगा। अब देखिए क्यों ज़रूरत पड़ती है स्टेबलाइजेशन की, कि देखिए एक तो जो बीटा होता है ना, बीटा मेन रीज़न है जिसके कारण हमें स्टेबलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है। बीटा किसी भी सेम नंबर के ट्रांजिस्टर का, आप सेम नंबर का ट्रांजिस्टर उठा लो जिसका नंबर सेम है, सेम ट्रांजिस्टर है, तो किसी भी 2 पीस का या 3 पीस का या 4 पीस का आपको बीटा सेम मिलेगा नहीं, बिल्कुल नहीं मिलेगा आपको सेम। तो वो क्यों होता है? वो सारा फैब्रिकेशन प्रोसेस है कि फैब्रिकेशन जब आप प्रोसेस करते हैं तो उसके अंदर इतना माइन्यूटली या इतना माइक्रो लेवल पे काम होता है कि उसको हम कंट्रोल नहीं कर पाते। इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी होते हुए भी उसको इतना कंट्रोल नहीं कर पाते कि बिल्कुल एग्जैक्टली सेम आ जाए। ठीक है, ये मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर डिपेंड करता है, ये और कोई चीज़ नहीं है। जब इसका मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं, माइक्रो लेवल पे मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं, तो उस टाइम आपकी डॉपिंग कैसे हुई है और उसके फैब्रिकेशन कैसे हुई उसके ऊपर डिपेंड करती है ये चीज़। तो किसी भी 2 ट्रांजिस्टर का चाहे उनका बीटा, चाहे उनका नंबर सेम है, उनका बीटा सेम नहीं होता, मीन्स उन दोनों का करंट सेम नहीं होता। हाँ, एक रेंज के अंदर हम लिख देते हैं कि दिस रेंज टू दिस रेंज इसका बीटा आपको मिलेगा, लेकिन एग्जैक्टली सेम नहीं होता। इट मीन्स क्या हुआ कि यदि आपने एक ट्रांजिस्टर के लिए सर्किट बनाया है और बाई चांस वो ट्रांजिस्टर ख़राब हो गया तो यू विल हैव टू रिप्लेस दैट ट्रांजिस्टर। तो उसके बाद क्या होगा, जब दूसरा ट्रांजिस्टर यहाँ लगाओगे तो इसका मतलब आउटपुट में वेरिएशन आएगा, आउटपुट में वेरिएशन आएगा क्योंकि बीटा चेंज हो गया, पहली चीज़। सेकंड थिंग क्या है कि जैसे आप कोई ट्रांजिस्टर यूज़ करते हो तो उसके अंदर एक एजिंग इफेक्ट भी आता है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होते हैं उनके अंदर एजिंग इफेक्ट आता है। एजिंग होने के साथ साथ उसका बीटा चेंज होता रहता है, बीटा डाउन में लो होता जाता है जैसे जैसे उसकी एजिंग होती है। तो वो भी एक कंसेप्ट है कि बीटा वेरिएशन होता है। तो बीटा जब वेरिएशन होगा, ऑब्वियसली बात ये है कि बीटा वेरिएशन के साथ आउटपुट में तो चेंज आएगा ही आएगा। ठीक है, यदि आपने सर्किट को प्रॉपरली स्टेबलाइज नहीं किया तो इट मीन्स कि जो उसकी आउटपुट, जब स्टार्टिंग में आपने टीवी खरीदा तो उस टाइम उसकी आउटपुट कुछ अलग आ रही थी, और जब उसको 2 इयर्स हो गए, 3 इयर्स हो गए तो आउटपुट कुछ अलग आ रही है। हाँ, ये चीज़ आपने नोट भी की होगी कि स्टार्टिंग में टीवी की क्लैरिटी अच्छी होती है और उसके बाद टीवी की क्लैरिटी कम हो जाती है। ठीक है, आफ्टर 10 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर, इस तरीके से उसकी क्लैरिटी डिक्रीज होती है। वो तब है जब हम ये पूरी स्टेबलाइजेशन का कंसेप्ट करके चलते हैं। यदि वो ना करो तो आपको हो सकता है कि 1 मंथ के बाद भी या 1 ईयर के बाद भी उसके अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाए और इतना डिटेरियोरेशन हो जाए कि आप वो मीन्स क्वालिटी 50% डाउन हो जाए, 60% डाउन हो जाए, इस तरीके से क्वालिटी डाउन हो सकती है। क्योंकि जो कंसेप्ट है हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट का, उसके अंदर क्या है कि मल्टीपल स्टेजेस ऑफ एम्पलीफिकेशन यूज़ होती हैं। तो एक के अंदर यदि कोई थोड़ा सा फॉल्ट आ गया, एक के अंदर यदि थोड़ी सी एरर आ गई, फॉल्ट नहीं बोलना चाहिए, मुझे एरर बोलनी चाहिए, एक के अंदर कुछ एरर आ गया तो नेक्स्ट स्टेज उसको मल्टीप्लाई कर देगा, उससे नेक्स्ट स्टेज उसको और मल्टीप्लाई कर देगा। इट मीन्स जो एरर फर्स्ट एक स्टेज के अंदर आ गई वो आगे मल्टीपल होते होते लास्ट स्टेज तक जब आप पहुंचोगे तो वो मैनी फोल्ड्स आपको मिलेगी, बहुत ज़्यादा गुना होके मिलेगी वो आपको। ठीक है, तो ये चीज़ बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो पहली चीज़ जो मैंने बताई वो ये है कि बीटा के इंडिपेंडेंट करने के लिए। ठीक है, और बीटा क्यों अनस्टेबल होता है, पहली चीज़ तो मैंने आपको ये बताया बीटा क्यों अनस्टेबल होता है
कि दो चीज़ें बताई मैंने अभी तक आपको इसमें, बीटा क्यों अनस्टेबल होता है। पहली चीज़ तो एक पीस से दूसरे पीस के अंदर आप जाओगे तो बीटा क्या वेरिएशन होता है, दो पीस यदि आप सेम नंबर के भी लोगे। सेकंड चीज़ मैंने आपको बताई कि एजिंग इफेक्ट, और थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि टेम्परेचर डिपेंडेंसी, कि बीटा जो है टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, बीटा क्या होता है, करंट गेन, और करंट गेन क्या होता है, आई सी बाई आई बी। ध्यान से समझना है इस चीज़ को, आई सी बाई आई बी। अब देखिए, जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो माइनॉरिटी कैरियर्स के कारण करंट बढ़ेगा। और इसके अंदर एक चीज़ और बता देता हूँ कि जो आई सी है दैट इज़ द कलेक्टर करंट। और इसके अंदर देखिए, यदि मैं माइनॉरिटी कैरियर्स के कारण करंट को जीरो मान लेता हूँ, फॉर एग्जांपल माइनॉरिटी कैरियर्स के कारण यदि करंट को जीरो मान लेता हूँ, तो मुझे बताइए आई सी की वैल्यू क्या होगी। यदि बीटा की फॉर्म में लिखनी हो तो आई सी विल बी इक्वल टू बीटा आई बी, है ना। आई सी इज इक्वल टू, मैं यहाँ लिख के दिखा देता हूँ कि आई सी विल बी इक्वल टू बीटा आई बी। आई सी विल बी इक्वल टू बीटा आई बी। यदि मैं माइनॉरिटी कैरियर्स के कारण करंट को जीरो मान लेता हूं तो ये बीटा आई बी हो गया। ठीक है, अब देखिए क्यों, ये तो आप समझ ही गए होंगे कि बीटा इज इक्वल टू आई सी बाई आई बी है, तो आई सी इज इक्वल टू बीटा आई बी। लेकिन यदि ये जीरो नहीं है, माइनॉरिटी कैरियर्स के कारण करंट जीरो नहीं है, तो क्या होगा, यहाँ एक टर्म और आ जाएगी, प्लस आई सी ई ओ। मैं जो ओ वर्ड यूज कर रहा हूँ वो मैं तब यूज कर रहा हूँ जो माइनॉरिटी कैरियर के कारण करंट है, आई सी ई ओ। इट मीन्स क्या हुआ कि जो टोटल करंट है आई सी के अंदर जो करंट फ्लो करेगा, वो एक तो जो नॉर्मल करंट है हमारा बीटा आई बी जिसको हम बोल रहे हैं, वो एक्चुअल में क्या है कि तब करंट है जब माइनॉरिटी कैरियर कोई नहीं है, तब वो आई सी है। समझ रहे हो ना, कि जब ये मैं इसको इस टर्म को जीरो कर देता हूँ तो ये टर्म क्या है, तब वो आईसी ही है, एक तरीके से आईसी है। बीटा आई बी वो करंट है जो माइनॉरिटी कैरियर्स की अब्सेंस में, या आप ये कह सकते हो ओनली मेजॉरिटी कैरियर के कारण जितना करंट आईसी के अंदर फ्लो कर रहा है, ठीक है, वो है बीटा आई बी, और प्लस आई सी ई ओ। क्लियर हो गई ये चीज़। अब देखिए, जो आई सी ई ओ है वो आई सी बी ओ के ऊपर भी डिपेंड करता है। आई सी ई ओ की जो वैल्यू है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, आई सी बी ओ के ऊपर भी डिपेंड करती है। वो होता है वन प्लस बीटा आई सी बी ओ। ये टर्म्स आगे यूज होंगी, जब मैं अब एक्सप्लेन करूंगा तो ये टर्म्स यूज होंगी, आई सी बी ओ। इट मीन्स क्या है कि देखिए, यदि आपने यदि ट्रांजिस्टर की कॉन्फ़िगरेशन यदि देखी है तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन ये होती है, एमिटर बेस कलेक्टर, एमिटर उसके अंदर बेस, फिर उसके बाद फिर कलेक्टर, ई बी, ये बी है, बी को बहुत नैरो रखते हैं, और ये कलेक्टर है। ठीक है, तो जब करंट फ्लो करेगा, माइनॉरिटी के लिए करंट फ्लो करेगा, तो आईसीबी के अंदर भी करंट फ्लो करेगा, और टोटल जो आई कलेक्टर से एमीटर के बीच में करंट फ्लो करेगा वो इसके डिपेंडेंट होगा। या हम ये बोल सकते हैं आई सी ई ओ इज इक्वल टू आई सी बी ओ प्लस बीटा आई सी बी ओ। बात तो एक ही है, यदि मैंने इसको ब्रैकेट में करके लिख लिया। अब समझिए इसको ध्यान से, जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो उससे क्या होने वाला है, कलेक्टर बेस के अंदर के बीच में जो माइनॉरिटी कैरियर के कारण करंट है, करंट का फ्लो हो रहा है, वो इंक्रीज होगा। माइनॉरिटी के, सिर्फ माइनॉरिटी के ऊपर बात कर रहा हूँ मैं, माइनॉरिटी कैरियर के कारण करंट फ्लो इंक्रीज होगा। जब वो इंक्रीज होगा इसका मतलब क्या है, आई सी ई ओ इंक्रीज होगा। ऑब्वियसली बात है, आप देखिए यहाँ फॉर्मूला से देख सकते हैं। और जब ये इंक्रीज होगा तो इसका मतलब क्या है कि आई सी इंक्रीज होगा। आई सी इंक्रीज होगा तो क्या होगा, जब करंट इंक्रीज होगा किसी सर्किट में तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, हीटिंग बढ़ेगी, ऑब्वियसली बात है हीटिंग बढ़ेगी।
हीटिंग इंक्रीज होगी तो दोबारा से क्या होगा, ICBO इंक्रीज होगा, ICBO इंक्रीज होगा तो ICEO इंक्रीज होगा, ICEO इंक्रीज होगा तो IC इंक्रीज होगा, IC इंक्रीज होगा तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो ICBO इंक्रीज होगा। तो ये प्रोसेस चलता जाता है और एक टाइम ऐसा आएगा जब थर्मल रन अवे हो जाएगा, ट्रांजिस्टर का हीटिंग इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि वो उसके जो अंदर जंक्शंस हैं या अंदर उसके जो कनेक्शंस हैं वो मेल्ट हो जाएंगे। ठीक है, हम कह तब बोलते हैं लेमैन लैंग्वेज में कि ट्रांजिस्टर फूक गया, जल गया, इस टाइप में बोल देते हैं, लेकिन दैट इज़ कॉल्ड थर्मल रन अवे। इज इट क्लियर? तो यहाँ मैं थोड़ा सा इसको बना के दिखा देता हूँ। ये देखिए, मैंने यहाँ रफ सा डायग्राम ड्रॉ किया है। टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो ICBO इंक्रीज होगा, ICBO इंक्रीज होगा तो ICEO इंक्रीज होगा, ICEO इंक्रीज होगा तो IC इंक्रीज होगा, IC इंक्रीज होगा तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, और टेम्परेचर ये प्रोसेस चलता रहेगा और थर्मल रन अवे हो जाएगा। तो आप ये कह सकते हो कि यदि IC इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि बीटा के अंदर अनस्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है। तो अल्टीमेटली आप ये कह सकते हो कि आप बाइसिंग क्यों करते हो या आप स्टेबलाइजेशन मेथड्स क्यों यूज़ करते हो, बीटा को स्टेबलाइज करने के लिए। मेन रीज़न वही है कि बीटा को स्टेबलाइज करने के लिए पर्पज़ यहाँ जो दिया हुआ है। यदि मैं यहाँ आता हूँ अब, तो मिनिमाइजेशन क्या है कि अनडिजायर्ड चेंजेस इन ट्रांजिस्टर सर्किट इज कॉज्ड बाय हीट इज कॉल्ड टेम्परेचर स्टेबलाइजेशन। यदि आप उन अनडिजायर्ड चेंजेस को आप मिनिमाइज करना चाहते हो तो उसके लिए जो सर्किट यूज़ होते हैं या उसके लिए जो प्रोसेस यूज़ होता है उसको बोलते हैं टेम्परेचर स्टेबलाइजेशन। मैंने बताया था मेन कॉज क्या है, मेन कॉज तो टेम्परेचर ही है, मेन कॉज टेम्परेचर है जो वहाँ इम्पोर्टेंट रोल है जिसका। तो टेम्परेचर यदि वेरिएशन ना हो तो हमारी स्टेबलाइजेशन भी नहीं ख़राब होगी, लेकिन टेम्परेचर तो वेरी करेगा ही करेगा। जब कोई ट्रांजिस्टर वर्क कर रहा है, जब किसी चीज़ के अंदर करंट फ्लो कर रहा है तो टेम्परेचर वेरिएशन होगा ही होगा। ठीक है, तो ये दो तीन रीज़न है बीटा के वेरी करने के। हीट हो गया, दूसरा क्या होगा, पीस टू पीस जो बीटा के अंदर डिफरेंस आ जाता है, थर्ड क्या हो गया, एजिंग इफेक्ट। नेक्स्ट है नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर का जो कॉफिशिएंट है, टेम्परेचर कॉफिशिएंट, वो नेगेटिव है। इट मीन्स क्या हो गया कि जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो ट्रांजिस्टर की कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी, या मैं ये कह सकता हूँ ट्रांजिस्टर का रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा। ठीक है, जब रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा, ये सारा चीज़ मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, इनडायरेक्टली आपको बता चुका हूँ कि टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ यदि करंट बढ़ रहा है इसका मतलब क्या है कि कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है। मैं आपको बता चुका कि करंट इंक्रीज होने के साथ साथ जो IC है, IC इंक्रीज होगा, IC इंक्रीज होगा, इट मीन्स करंट इंक्रीज होगा। करंट इंक्रीज होने का मतलब क्या है कि जो ट्रांजिस्टर का रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज हो रहा है, सॉरी डिक्रीज हो रहा है। करंट इंक्रीज होने का मतलब क्या है कि रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है। उसके बाद क्या है कि जो हम सर्किट यूज़ करते हैं उसको कंपनसेट करने के लिए, जो सर्किट यूज़ कर रहे हैं उनको इसका मतलब क्या है, इस चीज़ को कंपनसेट करने के लिए जो सर्किट यूज़ होंगे वो कुछ ऐसे होंगे कि वो उस इफ़ेक्ट को नलीफाई कर दें, जो इफ़ेक्ट ट्रांजिस्टर के ऊपर आ रहा है उसको वो नलीफाई कर दें। ठीक है, तो नलीफाई कैसे करेंगे आप ये देखिए। नलीफाई करने के लिए उसको थोड़ा अपोजिट कैरेक्टर का होना चाहिए या तो, ठीक है, और स्टेबलाइजेशन तो वो तभी देंगे, या फिर वो ऐसी जगह पर लगे हों कि वो उसका बायस मींस इनपुट को रिड्यूस कर सके। जैसे ही आउटपुट इंक्रीज होने की कोशिश करेगा तो उस टाइम इनपुट को कंट्रोल कर लें। वो इनपुट को यदि कंट्रोल करें, इनपुट को यदि डिक्रीज कर देंगे तो ऑब्वियसली आउटपुट डिक्रीज हो जाएगी। तो ये चीज़ समझने की कोशिश करो। यदि आपको आउटपुट आपकी अनकंट्रोल्ड हो रही है, आपकी आउटपुट इंक्रीज होती जा रही है, तो इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, इनपुट को कंट्रोल करना पड़ेगा, इनपुट को आपको कम करना पड़ेगा, तभी तो आउटपुट कंट्रोल होगी। तो हमारा मेन पर्पज़ ये है कि आउटपुट कंट्रोल रहे। और जो वेरिएशन है वो देखिए कि इस तरीके से वेरिएशन होता है। टेम्परेचर यदि जीरो पे बात करें तो यहाँ पे करंट आउटपुट यहाँ से इंक्रीज होना शुरू करता है और उसके बाद 25 पे ये, 50 पे ये, 70 यहाँ कुछ देखोगे, यहाँ कुछ लीनियरिटी है इसके अंदर, यहाँ इस ग्राफ के अंदर यहाँ तक कुछ लीनियरिटी नज़र आ रही है आपको, लेकिन आगे तो ये बहुत एब्रप्टली चेंज हो रहा है। आप ये देखिए 75, 100 के आसपास आगे तो बहुत फास्टली चेंज हो रहा है, रैपिडली चेंज हो रहा है। आप ये देखिए, तो आप ये टेम्परेचर स्टेबिलिटी, टेम्परेचर का जो इफ़ेक्ट है वो यहाँ क्लियरली देखा जा सकता है।
और ये देख लेना, ये नॉन स्टेबलाइज सर्किट है, ये स्टेबलाइज नहीं किया हुआ। स्टेबलाइज करेंगे तो इट मीन्स ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा हमें डिजायर्ड नहीं है। नेचुरली ये होगा, हमें इसको रोकना है या इसको नलीफाई करना है, या इसको हमने इस वेरिएशन को, जो फास्ट वेरिएशन हो रहा है, इसको हमने बहुत हद तक मिनिमाइज करना है। हमारा टारगेट ये है। तो इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, सबसे इंपॉर्टेंट जो मोस्ट कॉमनली यूज़ होती है, ये ध्यान से समझिए, मोस्ट कॉमनली यूज़ होने वाला मेथड है ये स्टेबलाइजेशन के लिए। और इसके अंदर ये क्या है कि स्वैम्पिंग रजिस्टर बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं फीडबैक रजिस्टर भी बोल देते हैं। जनरली आप फीडबैक रजिस्टर के नाम से इसको जानते हैं, ठीक है। स्वैम्पिंग रजिस्टर भी बोल देते हैं। क्या होने वाला है यहाँ समझिए बड़ा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये इनपुट अप्लाई कर रहे हो आप, यहाँ से आपको आउटपुट मिल रही है, आउटपुट का करंट जो है वो यहाँ फ्लो कर रहा है। और आपको पता है कि जो कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर है, इनपुट और आउटपुट अपोजिट फेज में होते हैं। पता होगा आपको कि इनपुट और आउटपुट अपोजिट फेज में होते हैं, एम्पलीफाइड है लेकिन अपोजिट फेज में। उसका क्या होगा कि जब वो करंट फ्लो करेगा तो इसका मतलब अपोजिट फेज में यहाँ करंट होगा। जब यहाँ कोई रेजिस्टेंस नहीं था, ये डायरेक्ट था, इसका मतलब यहाँ कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं हो रहा था। यहाँ कोई पोटेंशियल, इस एमीटर से लेके ग्राउंड के बीच में कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं था। जब मैंने यहाँ ये रेजिस्टेंस लगा दिया, इट मीन्स यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप होना स्टार्ट हो गया। पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, ऐसा थोड़ी ये जो आउटपुट वोल्टेज मिल रही है वो सारी यहाँ ड्रॉप हो जाएगी। उसका एक पोटेंशियल डिवाइडर फार्मूला होता है। पोटेंशियल डिवाइडर फार्मूला आप समझते हो कि पोटेंशियल डिवाइडर फार्मूला क्या होगा, R3 डिवाइड बाई R2 प्लस R3 मल्टीप्लाइड बाय जो आउटपुट वोल्टेज है। इट मीन्स उसका कुछ पोर्शन यहाँ ड्रॉप होगा। साथ में क्या होगा, सिर्फ R2 और R3 की बात नहीं है, इसका रेजिस्टेंस भी होता है। तो 3 रेजिस्टेंस के बीच में वो ड्रॉप होता है, 3 रेजिस्टेंस के बीच में, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस, ठीक है। तो मैं R2 ये ना कह के मैं कहूँगा R3 डिवाइड बाय R2 प्लस दिस, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होगा इनका। तो यहाँ जो ड्रॉप होगा वो इस तरीके से सेट किया जाता है, इसका एक स्मॉल पोर्शन यहाँ ड्रॉप हो जाए, वो तो आपके हाथ में है, रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको सेट करना आपके हाथ में है। आप इतना ड्रॉप करवाओगे कि बहुत कम इसका पोटेंशियल यहाँ ड्रॉप हो। और वो जो पोटेंशियल ड्रॉप है, आप ये देखिए बड़ा ध्यान से कि बेस और एमिटर इनपुट पोर्शन भी है और एमिटर और कलेक्टर आउटपुट पोर्शन है। इट मीन्स एमिटर जो पोर्शन है वो इनपुट पे भी आता है और आउटपुट पर भी आता है। इट मीन्स क्या हुआ कि जब आप इसको यहाँ कुछ ड्रॉप हो गया और वो ड्रॉप रिवर्स बायस में है, इट मीन्स वो जो ड्रॉप हो रहा है वो अब इस यहाँ जो इनपुट सिग्नल है उसको इफेक्ट करेगा। कैसे इफेक्ट करेगा, ये इसका पोलैरिटी ये है, और यहाँ जो ड्रॉप हुआ है मैं बना के दिखा देता हूँ। यहाँ जो ड्रॉप हुआ है उसकी पोलैरिटी क्या है कि वो अपोजिट फेज में है, लेकिन उसका जो एम्पलीट्यूड है वो बहुत कम है। मैंने आपको कहा ना कि जो आउटपुट मिलेगी सारा यहाँ ड्रॉप नहीं करवाएंगे, सारा यहाँ ड्रॉप नहीं करवाने वाले हम, उसका कुछ पोर्शन हमने यहाँ ड्रॉप करना है, कुछ पोर्शन ड्रॉप करना है। तो ये कुछ पोर्शन ड्रॉप हो गया, ये पोर्शन जो ड्रॉप हुआ, अब ये क्या है कि इसके जब कॉमन एमिटर के अंदर बेस और एमिटर का जो पोर्शन है वो क्या करता है, देखिए आप यहाँ, तो वो क्या करता है उसके बीच में हम इनपुट अप्लाई करते हैं। इनपुट अप्लाई, ये ग्राउंड का मतलब ये है कि ये चीज़ से जुड़ी हुई है, आप ये कह सकते हैं, ये एक लूप बनता है ऐसे। अब देखिए यहाँ पोटेंशियल ये है, यहाँ पोटेंशियल ये है, और KVL लगाओ, KVL लगा के आपको पता लग जाएगा कि ये जो नेट पोटेंशियल आएगा वो क्या होगा, दिस माइनस दिस होगा। इट मीन्स क्या होगा कि यहाँ जो इनपुट है, नेट इनपुट, वो डिक्रीज हो जाएगी। तभी मैंने आपको एक बार पहले बताया था कि नेगेटिव फीडबैक लगाने से, यदि मैं ट्रांजिस्टर के साथ, ट्रांजिस्टर सर्किट के अंदर नेगेटिव फीडबैक लगाता हूँ तो गेन तो डिक्रीज होता है लेकिन उससे स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। गेन डिक्रीज होता है लेकिन स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। अब देखिए, जब आउटपुट इंक्रीज होने की कोशिश करेगी, कैसे कोशिश करेगी वो मैं बता चुका, सारा आपको एक्सप्लेन कर चुका। ICBO, ICEO, IC, इस तरीके से। IC करंट कहाँ से फ्लो कर रहा है, IC करंट यहाँ से फ्लो कर रहा है, IC करंट ऐसे फ्लो कर रहा है।
तो जब ये यहाँ फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा, और जब ये इंक्रीज होने की कोशिश करेगा तो क्या होगा कि इसके अंदर भी करंट इंक्रीज होगा। इसके अंदर करंट इंक्रीज होगा, ये करंट तो यहीं से आ रहा है ना, इसके अंदर करंट इंक्रीज होगा। इस इट मीन्स क्या है, इट मीन्स क्या है कि आप यदि आपको सीधा सा फार्मूला है आई इंटू आर इजिकल टू बी, इट मीन्स ये ड्रॉप भी इंक्रीज होगा, यहाँ जो वोल्टेज है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। यदि वो वोल्टेज इंक्रीज हो गई तो अब आप केवीएल के अंदर आ जाओ दोबारा से, तो यदि ये वोल्टेज इंक्रीज होगी इसका मतलब क्या है, इसके अंदर कट ज़्यादा लगेगा। अब कट ज़्यादा लगेगा इसका मतलब ये इस फेज में है, ये अपोजिट फेज में, इसका मतलब ये सिग्नल और डाउन आ जाएगा, इनपुट डिक्रीज हो जाएगी, इनपुट डिक्रीज ज़्यादा होगी अब। ठीक है, इनपुट ज़्यादा डिक्रीज होगी तो इसका मतलब क्या है, ये जो इंक्रीज कुछ होने की कोशिश कर रहा था वो अपने सेट आ जाएगा, वापस अपनी वैल्यू के ऊपर आ जाएगा। इज इट क्लियर? और यदि डाउन जाने की तो बात ही नहीं है, लेकिन यदि डाउन भी जाने की कोशिश करे तो क्या होगा, या स्टेबल भी हो जाए, स्टेबल हो जाए तो क्या है कि यहाँ करंट डिक्रीज हो जाएगा, करंट डिक्रीज होने के साथ ये इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, ये डिक्रीज होने के साथ ये भी डिक्रीज हो जाएगा, ये डिक्रीज होने के साथ क्या है कि ये इसमें सब्ट्रैक्शन कम होगा, सब्ट्रैक्शन कम होगा तो इसके अंदर नेट वोल्टेज ज़्यादा लगेगी, ऑब्वियस सी बात है, वो स्टेबल मीन्स एक इक्विलिब्रियम पोजीशन में रहेगा, एक स्टेबल पोजीशन में रहेगा ये। ठीक है, ये कंसेप्ट समझना बहुत ज़रूरी था, इसको आप ध्यान से दोबारा देख लो, अच्छे से देख लो कि क्या क्या कुछ हो रहा है यहाँ। ये सारा मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, इसके अंदर क्या क्या हो रहा है देखिए। नेक्स्ट है स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस रजिस्टर विद बाईपास कैपेसिटर। हाँ, अब ये देखिए, ये रजिस्टर लगा दिया आपने, ध्यान से समझना है इस चीज़ को, क्योंकि ये अकेला रजिस्टर आपको कभी किसी सर्किट में लगा मिलेगा नहीं, इसके बाईपास में कैपेसिटर मिलेगा। अब क्या है कि दो दो तरीके से स्टेबलाइजेशन होती है, मीन्स स्टेबलाइजेशन कैसे होती है, जब किसी सिस्टम को स्टेबलाइज करते हैं तो उसको हमेशा क्यू पॉइंट पर किया, क्वेश्चन स्टेट में किया जाता है, पॉइंट नहीं, क्वेश्चन स्टेट में किया जाता है। क्वेश्चन स्टेट क्या होती है, जब वहाँ कोई भी इनपुट एसी सिग्नल ना लगा हो, उस टाइम हम सिस्टम को स्टेबलाइज करके चलते हैं, उस टाइम हम सिस्टम को स्टेबलाइज कर देते हैं। ठीक है, सिस्टम स्टेबल हो गया, फिर उसके ऊपर इनपुट लगा के चलते हैं। मैंने आपको आटा चक्की की बात बताई थी, आप उसमें गेहूं डालने से पहले उसकी सारी सेटिंग कर देते हो कि उसकी स्पीड ठीक रहे, उसके अंदर प्रॉपर राउंड्स आ रहे हैं नहीं आ रहे, यदि वोल्टेज डाउन है तो आप उस वोल्टेज को ठीक करोगे, स्टेबलाइजर लगा के उसको ठीक करोगे, तब आप चेक करोगे कि आपके जो आटा चक्की के राउंड प्रॉपर आरपीएम प्रॉपर आ रहे हैं नहीं आ रहे। तो जब आप सारी सेटिंग कर लोगे तब आप उसके अंदर गेहूं डालोगे, व्हीट डालोगे, तो फ्लोर मिलेगा आपको, आटा मिलेगा। ठीक है, तो यही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि जब आप कहीं भी एम्पलीफिकेशन चाहते हैं, कोई एम्पलीफायर को आप स्टेबलाइज करना चाहते हैं, तो उसको आप क्वेश्चन स्टेट में करोगे जब उसके ऊपर कोई इनपुट सिग्नल नहीं लगा हुआ। इज इट क्लियर? ये चीज़ क्लियर है? आपने सिस्टम को स्टेबलाइज कर लिया, सिस्टम अब स्टेबलाइज है। अब क्या है कि जब आप एसी सिग्नल लगाओगे तो वो एसी सिग्नल भी यहाँ ड्रॉप होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ ड्रॉप होना शुरू हो जाएगा एसी सिग्नल भी, और जबकि मैं एसी सिग्नल का ड्रॉप नहीं चाहता। अब देखिए, आप कंफ्यूज तो आप ऐसे हो गए कि सर ने तो जो एग्जांपल दिया था वो एसी का ही दिया था। ठीक है, देखो दो फैक्टर होते हैं किसी किसी भी उसके अंदर, किसी भी सर्किट के अंदर आप बात करोगे, जब एम्पलीफाइड सिग्नल जब आउटपुट में आता है तो वो क्या होता है, दैट इज अ कम्बिनेशन ऑफ डीसी कंपोनेंट एंड एसी कंपोनेंट, दोनों टाइप के कंपोनेंट होते हैं उसके अंदर, डीसी कंपोनेंट एंड एसी कंपोनेंट। अब यदि मैंने यहाँ ये सिग्नल बना के दिखाई, ये आपको एक समझाने के लिए सिग्नल बनाया है, अदरवाइज यदि यहाँ कोई डीसी सिग्नल भी होता, डीसी सिग्नल के अंदर क्या होता, यदि एसी सिग्नल यहाँ कोई सिग्नल है, यदि एसी सिग्नल है और यहाँ पर आपको कोई डीसी सिग्नल यदि मिल रहा है, इस यहाँ कोई डीसी सिग्नल है तो वो अपोजिट फेज में है, वो भी अपोजिट फेज के अंदर है, उसका कुछ इस तरीके से होगा। ये यदि जीरो है, ये यदि जीरो है तो आपको नेगेटिव सिग्नल, नेगेटिव के अंदर डीसी सिग्नल मिलेगा यहाँ। ठीक है, ये ध्यान रखना। यदि यहाँ ये पॉजिटिव है तो यहाँ जो डीसी सिग्नल आता कहाँ से, आप तो कहोगे यहाँ हमने एसी सिग्नल दिया है, डीसी कहाँ से है, डीसी लेवल यहाँ से आता है।
ठीक है। तो कंपोनेंट्स होते हैं बेटा आपने एसी कंपोनेंट भी है, उसमें डीसी कंपोनेंट भी है, दोनों टाइप के कंपोनेंट्स होते हैं, उससे मिला के एक से एम्पलीफाइड सिग्नल बनता है। अदरवाइज मैं पहले ही बता चुका, यहाँ कोई मैजिक नहीं हो रहा कि आपने सिग्नल यहाँ दिया और आउटपुट में सिग्नल मिल गया। ठीक है। अभी जब मैं इस सर्किट की बात कर रहा था तो यहाँ तो एसी और डीसी दोनों इससे पास कर रहे हैं। अब हमारा मतलब ये है कि हमने सिस्टम को स्टेबलाइज तो कर दिया, अब हम ये चाहते हैं, सिस्टम को स्टेबलाइज किया हमने, इसके ऊपर एसी सिग्नल ना लगा के सिर्फ डीसी रखते हुए हमने इसको स्टेबलाइज कर दिया, हमने R3 की वैल्यू सेट कर दी। उसके बाद हम चाहते हैं कि फर्दर इसके अंदर जब मैं एसी सिग्नल लगाऊं तो उसका ड्रॉप ना हो, उसका ड्रॉप ना हो तो उसके लिए क्या करते हैं, फिर हम ये मेथड यूज़ करते हैं। ये करना ही चाहिए, इसको बोलते हैं एमिटर बाईपास कैपेसिटर। अब ये काम क्या करेगा, जो डीसी कंपोनेंट आएगा जिसके लिए हमने स्टेबलाइजेशन की है उसको तो यहाँ से पास करेगा, इट मीन्स उसके लिए फीडबैक लगेगा, वो फीडबैक क्या होगा, इसके अंदर से सब्ट्रैक्ट होकर इसको रिड्यूस कर देगा। और जो पॉजिटिव सिग्नल आएगा, सॉरी जो एसी सिग्नल आएगा उस कंपोनेंट को यहाँ से पास कर देगा, बाईपास कर देगा। आपको पता है कि एक कैपेसिटर हाई फ्रीक्वेंसी के ऊपर लो रिएक्टेंस प्रोवाइड करता है और लो फ्रीक्वेंसीज के ऊपर हाई रिएक्टेंस प्रोवाइड करता है। आपको पता होगा ये XC जो है, XC इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो क्या है कि रिएक्टेंस कम होगा, और यदि फ्रीक्वेंसी कम होगी तो रिएक्टेंस ज़्यादा होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इट मीन्स क्या है कि जब डीसी को तो इसने ब्लॉक कर दिया, डीसी को तो इसने यहाँ से जाने नहीं दिया, तो डीसी के लिए पाथ कौन सा बचा, ये पाथ बचा, और एसी कंपोनेंट्स को यहाँ से पास कर देगा। ठीक है, एसी कंपोनेंट को यहाँ से लो रिएक्टेंस पाथ देगा। तो लो रिएक्टेंस पाथ देने का मतलब क्या है कि वो मोस्टली करंट यहाँ से फ्लो कर जाएगा, यहाँ से कम करंट फ्लो करेगा। ठीक है, तो इट मीन्स क्या हुआ, अब अल्टीमेटली मैं आपको इसका यदि समरी बताऊं तो हम सिस्टम को स्टेबलाइज करना चाहते थे, तो सिस्टम को स्टेबलाइज करने के लिए हमें नेगेटिव फीडबैक एक अच्छा ऑप्शन लगा। नेगेटिव फीडबैक जब मैं देने की यहाँ स्टार्ट किया तो मैंने स्टेबलाइज किया उसको क्वेश्चन स्टेट के अंदर। क्वेश्चन स्टेट में जो हमारा सिस्टम स्टेबलाइज हो गया, उसके बाद फिर मैं इसके ऊपर एसी सिग्नल लगाता हूँ। एसी सिग्नल जो मैंने लगाया उसमें मैं चाहता हूँ कि एसी का ड्रॉप अब यहाँ ना हो, क्योंकि सिस्टम तो ऑलरेडी स्टेबलाइज है, तो मैं चाहता हूँ कि एसी का ड्रॉप यहाँ ना हो, क्योंकि यहाँ जो ड्रॉप होने का मतलब सीधा लॉस है गेन के अंदर, ये ध्यान रखना। यहाँ ड्रॉप होने से स्टेबिलिटी तो मिलती है, लेकिन जितना ज़्यादा ड्रॉप यहाँ होगा तो उतना आपका आउटपुट के अंदर लॉस है, आउटपुट कम होगी जितना यहाँ ड्रॉप होगा। तो ध्यान रखिए कि यहाँ यदि आपने शॉर्ट कर दिया तो इस शॉर्ट सर्किट कर दिया और ये कुछ भी नहीं लगा, ये पूरा शॉर्ट सर्किट कर दिया, तो इसका मतलब क्या है कि आउटपुट आपको पूरी मिल रही है, उसमें से आप कुछ कट नहीं कर रहे। और यदि मैंने यहाँ रेजिस्टेंस लगा दिया, इसका मतलब उसमें कट लग गया, आउटपुट डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो हम ये चाह रहे थे कि सिस्टम स्टेबलाइज रहे, लेकिन जो अननेसेसरी लॉस है, अननेसेसरी लॉस ना हो यहाँ, तो उसके लिए हमने ये बाईपास कैपेसिटर यहाँ लगा दिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरली यही कॉन्फ़िगरेशन यूज़ होती है। यदि मैं इसकी बात करूँ कि स्टेबिलिटी के लिए यही कॉन्फ़िगरेशन हम यूज़ करते हैं जनरली। उसके बाद आगे ये मैंने इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ दी हुई, इतना एक्सप्लेन नहीं कर रखा जितना मैंने आपको ऑरली बता दिया।